नमस्कार। मैं सुनील सुब्रमण्यम बात कर रहा हूँ, सुंदरम म्यूचुअल के मैनेजिंग डायरेक्टर। ये है हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में वेबिनार। तो यह है मेरी सेकंड स्लाइड। मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ता हूँ। ये है डिटेल में जो टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ। मैं उसको हर बार मैं बात नहीं करूंगा इसके बारे में अभी। तो आप देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आज हम किस तरह कौन से फ्लो में आज का प्रेजेंटेशन को करने वाले हैं। शायद आपने देख लिया होगा। तो शुरुआत करते हैं अभी प्रेजेंटेशन। पहले हम देखते हैं इकोनॉमी के ऊपर कोविड का असर। तो इस स्लाइड में देखिए हमने एक ग्राफ दिखाया है, राइट। इस ग्राफ को जरा गौर से पढ़िए। इसमें बीच में आपको एक काली लाइन दिखेगी और उस काली लाइन के राइट साइड में आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन में कलर है और उसके ऊपर नंबर जो है 0, 20, 40 लिखा है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है। और उसके बाएं तरफ आप देखें तो पिंक और डार्क पिंक में जो वो नेगेटिव नंबर है। और लेफ्ट में हमने दिया है दुनिया के सभी जाने माने सेक्टर। तो आप देख सकते हैं दो चीज इसमें। एक की ये कोविड महामारी के कारण ऐसा नहीं है कुछ किस सेक्टर को पूरी तरह भारी पड़ी है ये कोविड की क्राइसिस, नहीं। हर सेक्टर में गिने चुने कुछ कंपनियां हैं जिनका लाभ भी हो रहा है जो राइट में है ब्राउन में, और कई को नुकसान भी हो रहा है जो लेफ्ट में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना चाहिए कि ऐसी महामारी के टाइम में भी कुछ सेक्टर्स को फायदा होते हैं और कुछ सेक्टर्स के अंदर कोई स्टॉक्स को फायदा होता है। अब दूसरी चीज इसमें देखें, नीचे दिखे आप हेवी मशीनरी, ऑयल और केमिकल्स। यहाँ पे आप देखें कि बहुत कम कंपनियों को लाभ हुआ है, ज्यादा कंपनियों को नुकसान हुआ है। ये किस तरह की कंपनी है? जो प्रोडक्शन की साइड में है, वो सप्लाई की साइड में है। पर ऊपर आप देखिए जो कंजम्पशन की साइड में है, फूड बेवरेजेस, डिमांड जिसको ऊपर पड़ता है, वहां पे करीबन आधा लोग कंपनियों को बुरा असर पड़ा है, आधा कंपनियों को अच्छा भी लाभ मिला है। तो ये खास चीज याद रखने की जरूरत है कि एक कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे कुछ कंपनी को बेनिफिट ना मिला हो, और दूसरा कि कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे ज्यादा नेगेटिव है और कई सेक्टर है जहां पे ज्यादा पॉजिटिव है। ध्यान में रखिए, बाद में ये बात मैं फिर आपसे करूंगा। तो कोविड इकोनॉमिक क्राइसिस को समझने के लिए, राइट, एक चीज हमें हिस्ट्री को देखना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 10 साल पहले आपको याद होगा दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। और उस क्राइसिस को गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंकों ने एक तरीके से हैंडल किया था और उस क्राइसिस से निकलने में हमें कुछ वक्त लगे, राइट। अब ये क्राइसिस को अगर उस क्राइसिस से कंपेयर करें तो हमारे लिए जानकारी आ सकती है कि क्या ग्लोबल बैंक ऐसे ही कुछ अस्त्र उपाय करेंगे, दूसरी चीज कितना देर लगेगा, और क्या वही तरह का क्राइसिस ये भी है, तो हमें इतने साल तक वेट करना पड़ेगा क्या रिकवरी के लिए। उस चीज में देखें, पहले लाइन में देखिए इस स्लाइड में मैंने लिखा है कि सप्लाई वर्सेस डिमांड, ये फर्क है जीएफसी यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और इस क्राइसिस में। क्यों मैं कह रहा हूं? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक सब प्राइम वाली क्राइसिस थी, राइट। सब प्राइम क्राइसिस मैंने क्या, लोग घर खरीद रहे थे, उसको गिरवी रख के दूसरा घर, फिर उसको भी गिरवी रख के तीसरा घर, ऐसे मल्टीपल मॉर्गेज लेके उन्होंने अपना एक माहौल बना दिया था कि हम बहुत वेल्थी है। तो उस चीज में जब वो क्राइसिस आई और ये साइकिल बंद हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली असर आ गया था डिमांड के ऊपर। क्योंकि क्राइसिस के पहले लोग खरीदारी और खर्चा जानबूझकर बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो वर्ल्ड बूमिंग टाइम में थे। तो ऐसी हालत में जब क्राइसिस ने आके इसको तोड़ा तो वो डिमांड ओरिएंटेड क्राइसिस हुई और गवर्नमेंट की कोशिश थी कैसे हम डिमांड को वापस लाए। मगर कोविड महामारी में क्या हुआ कि लोगों के ऊपर जो असर पड़ा तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग साइड में सप्लाई का क्राइसिस से शुरू हुआ ये। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस बार टैकल करने के लिए गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि हम सप्लाई के प्रॉब्लम को सही करें। तो इसमें क्या एडवांटेज होती है मैं बाद में बताऊं आपको। तो सेकेंड चीज इस बार की प्रॉब्लम की क्या इश्यू है उसके बारे में क्लैरिटी है, यानी विलन कौन है। विलन एक ही है, कौन? विलन है अपना महामारी। तो ऐसी ऐसी हालत में कोई डाउट नहीं है कि किसके ऊपर हमें अस्त्र फेंकना है। यानी रावण में रावण लीला, रामलीला के टाइम में एक रावण सबको बताए तो उसी के ऊपर हम फटाके जलाते हैं ना, वैसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जीएफसी के टाइम में ऐसी बात नहीं थी। असलियत जानने के लिए बहुत वक्त लग गया था, तो टैकल करने के लिए बहुत टाइम लगा था, राइट। इसलिए अगर अगले लाइन में देखें, इस बार स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट
बहुत जबरदस्त रही है और साइज ऑफ रिस्पॉन्स भी भयंकर रहा है, जीएफसी में ऐसा नहीं था। और फाइनली इस स्लाइड के अंदर फाइनल चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे गठबंधन है एक गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट के बीच में इसको टैकल करने में। पहले ऐसा नहीं था, जीएफसी के टाइम में एक तरफ अमेरिका ने कुछ कार्रवाई ली थी, चीन ने ऑपोजिट तरह की कार्रवाई ली थी, इंडिया ने तीसरी तरफ कार्रवाई ली थी, तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ किया था। पर इस बार ऐसा नहीं है, सबका एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट रहा है। जैसे आपको याद है ना, मोदी जी ने और इंडिया सरकार ने अमेरिका को HCQ का दवाई तुरंत दे दिया था, और जब हमें जरूरत थी वेंटिलेटर की तो अमेरिका ने वापस हमको वेंटिलेटर सप्लाई किए थे। तो एक कोऑर्डिनेशन जो एक्शन में दिख रहा है वो खास चीज है। तो ये चारों चीजों के कारण इस बार इस क्राइसिस का हम क्या सोच रहे हैं कि इस बार रिकवरी वी शेप्ड होगी, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में यू शेप रही थी। और कारण क्या है इसका मेन, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक तो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है। तो अगर हमने सप्लाई को टैकल कर दिया तो वापस एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ओनर को वापस सप्लाई शुरू करने में देर नहीं लगेगी। पर डिमांड के टाइम में क्या होता है, जितना भी आप पैसा लोगों के हाथ में डाले डिमांड को रिवाइव करने के लिए, आप पैसा डाल सकते हैं, यानी उसकी एबिलिटी टू बाय वो आप भरपूर दे सकते हैं, मगर क्या विलिंगनेस टू बाय, यानी उसके मन के अंदर एक खरीदने की इच्छा, उसको वापस ला सकते हैं? उतना जल्दी नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो डिमांड के वापसी में टाइम लगता है। तो इसलिए उस बार हमने यू शेप्ड रिकवरी देखा था, इस बार हम वी शेप की उम्मीद कर रहे हैं। सेकेंड चीज है, इस क्राइसिस को टैकल करने में, मेडिकल क्राइसिस है ना, तो लॉकडाउन के जरिए हमने टैकल किया, उसको डिटेल में अभी अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। मगर लॉकडाउन के कारण क्या होता है कि इस महामारी जो बहुत कंटेजियस है, यानी आसानी से फैलती है, उसको लॉकडाउन के जरिए हम कुछ गिने चुने क्षेत्रों में कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि बाकी की दुनिया में ये ज्यादा नहीं फैले और वहां की इकोनॉमी उतना असर नहीं होगा, तो ज्यादा वापस रिबाउंड हो सकती है। तो वी शेप रिकवरी का सेकंड कारण है कि ये इन्फेक्शन को हम अगर कंटेन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली असर बहुत ज्यादा नहीं होगा और रिकवरी भी फास्ट हो सकती है। अगली बात कि इसमें यह भी उम्मीद है, क्योंकि हजारों लाखों साइंटिस्ट पूरे दुनिया में फार्मा कंपनीज में हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं वैक्सीन या क्योर ढूंढने में। समझिए कि कुछ ही दिनों बाद एक वैक्सीन या क्योर आ जाता है, वो 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, 9 महीने में हो सकता है, मगर आ गया तो समझिए इमीडिएटली वर्ल्ड की आउटलुक होगी कि इसका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा जाए, और एक ऑप्टिमिज्म आ जाएगी कि अब तो वैक्सीन हाथ में है, अब कुछ दिनों में हमारे पास एडिक्वेट वैक्सीन आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये महामारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्टिमिज्म जो आ सकती है जब वैक्सीन और क्योर आती है, वो एट दैट टाइम नेचुरली एक वी शेप्ड ऑफ शार्प रिकवरी देख सकते हैं। बट फाइनली एक चीज याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी इसको इसी तरह मानना है कि ये सप्लाई साइड है और उनके जो कार्रवाइयां हैं वो सप्लाई साइड के ऊपर होनी चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट ने डिमांड के ऊपर गलती से या ऐसे अपना एफर्ट्स लगा दिया तो उन देशों में थोड़ा भी यू शेप भी हो सकता है रिकवरी। तो ये समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वी शेप रिकवरी वाली बात ना ही इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमारी शेयर बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप मन में रख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा रहा कोविड का ग्लोबल वर्ल्ड का। तो यहाँ पे मेडिकली, जैसे मैंने पहले भी कहा, लॉकडाउन ही दरिया अपने अपनाया ये तरीका। तो ये है लॉकडाउन का स्लाइड, कलर बहुत है इसमें, बहुत कंफ्यूज मत हो जाइए, बस ब्रीफली ये देखिए। तो ऊपर एक लाइन में हम लिखा है मॉडरेट, इंटरमीडिएट, सीवियर, ठीक है। उसके नीचे लिखा है हमने 1 2 3 4 5 6 वीक्स लिखे हैं, यानी हफ्ते 1 से हफ्ते 12 तक, राइट। कैसे हर देश में, आप लाइन में देख रहे हैं अर्जेंटीना से शुरू कर जापान में स्लाइड में है, और अगले में साउथ कोरिया, मलेशिया से लेकर वियतनाम तक, यानी पूरे सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को हमने कवर किया है। पहली चीज तो क्या बताती है ये स्लाइड, ये बता रही है कि कौन से हफ्ते में कौन से देश ने किस तरह का लॉकडाउन का उपाय किया, राइट। अब शुरुआत में सभी ने ज्यादातर येलो यानी बहुत मॉडरेट किया, फिर सब लोगों ने अपने इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचे, कुछ लोग सीवियर पे पहुंचे, फिर वापस अभी मॉडरेशन के दिन आ गए हैं लास्ट वीक 12 में, आप देखिए। तो इसमें दो चीज आपको पॉइंट आउट करूंगा मैं कि चाइना
जहां पे ये शुरू हुआ था तो इमीडिएटली उन्होंने 7 यानी इंटरमीडिएट लेवल पे के कंट्रोल कर दिया। अब देखिए 2 के लेवल पे आगे, यानी बहुत जल्द से चाइना ने जहां पे शुरुआत हुई थी वो निकल भी रहे हैं इस महामारी से। वो एक बात। दूसरी चीज है मेरे को पॉइंट आउट करना है स्वीडन। स्वीडन ऐसी एक देश है जिन्होंने अपने लोगों के ऊपर पूरा भरोसा कर दिया और कह दिया कि आप अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग करवा लीजिए, हम गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं करेंगे। तो पूरे के लेवल में 3 में रहे। और तीसरी देश जिसके ऊपर मेरी फोकस रहेगी वो हमारी देश होगी इंडिया। बीच में ढूंढ निकालिए, इंडिया नियर द बॉटम है। और इसमें 2 खास चीज मैं बताऊंगा आपको। शुरुआत हमारी भी धीरे थी, पहले हफ्ते में 1, बस दूसरे ही हफ्ते में हमने 6 और तीसरे हफ्ते में हमने 10 की आंख पड़े, मोस्ट सीवियर लॉकडाउन। तो ये भी चीज आप याद रखिए कि इस ग्राफ में आप देखिए कहीं पे भी आपको 10 का नंबर नहीं दिखेगा, खाली इंडिया में दिखेगा। अगले ग्राफ में भी दिखाता हूं, कहीं पे भी 10 का नंबर नहीं दिख रहा है। करेक्ट। तो पहली चीज, खाली पूरे दुनिया में इंडिया एकमात्र देश रही है जिसने सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी लॉकडाउन का इस्तेमाल किया। और ना ही उन्होंने इस्तेमाल किया, करीबन 4 हफ्तों के लिए उन्होंने कंटिन्यूअसली 10 के ऊपर रखा। यानी हमारी कार्रवाई बहुत सख्त थी और बहुत लार्ज भी थी हमारी लॉकडाउन। ये याद रखिए क्योंकि इसकी जरूरत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों ऐसे किया इंडिया ने और क्या ये जरूरी था। क्योंकि एक चीज मैं आपके पास छोड़ूंगा अभी कि लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी के ऊपर दूसरा असर पड़ा है। एक था महामारी का असर, राइट। दूसरा था लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी के ऊपर मेरे ख्याल में और भी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है जितना महामारी ने किया उससे कई गुना ज्यादा। मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इस इश्यू में पूरे वर्ल्ड में ये लॉकडाउन सक्सेसफुल रही है और सभी देशों में एक ईजिंग अप दिख रहा है और रिजम्पशन दिख रहा है। तो वापस स्लाइड पे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर वीक 11 और वीक 12 में आप देख रहे हैं सब लोगों की थोड़ी थोड़ी हल्के, कुछ देश अभी भी 8 में है मगर धीरे धीरे हल रहा है। यानी जो वर्ल्ड की मेडिकल स्ट्रेटेजी रही है वो ज्यादातर सक्सेसफुल रही है मैं मानता हूँ। और वर्ल्ड अभी नॉर्मलसी के करीब पहुंच रही है धीरे धीरे। वही बात ये कह रहा हूं मैं स्लाइड के ऊपर कि वर्ल्ड का जो मेडिकल रिस्पॉन्स है वो अच्छा सक्सेसफुल रहा है और धीरे धीरे वर्ल्ड वापस नॉर्मलसी पे आ रही है। बट 1 मिनट इंडिया के ऊपर फोकस कीजिए। ये स्लाइड में मैंने क्या दिखा आपको, ये कल की डेटा है, मैंने आज की डेटा अभी अपडेट नहीं किया है, कल तक की डेटा है। तो फर्स्ट है रैंकिंग, यानी वर्स्ट अफेक्टेड कोरोना वायरस से कंट्री है अमेरिका और इंडिया 5वें नंबर पे। और मैंने चाइना को भी इंक्लूड किया, चाइना का आज रैंक है 13, यानी इतना सक्सेसफुल उसने इसको कंट्रोल कर दिया। तो उसके अगले कॉलम में देश के नाम के बाद मैंने उनका पॉपुलेशन दिया। ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन है कितना, 780 करोड़, राइट। उसमें इंडिया का है 138, चाइना का है 144, दिख रहे हैं। फिर हमने दिखाया कि शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है उस देश का, तो इंडिया का 18% है, चाइना का भी 18 से 14 ज्यादा। और फिर आते हैं कितने लोग इससे इंपैक्टेड है, यानी 71 लाख लोग वर्ल्ड में इंपैक्टेड है, राइट। और 4 लाख लोगों की मौत हो गई है, राइट। पर नीचे देखिए मैं क्या आपको बताना चाहूँ, हमारी 18% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन शेयर, हमारी 38% है इस महामारी का असर। तो हमारे लिए लॉकडाउन जरूरी क्यों था, क्योंकि हमारे देश में ये डिजीज कैसे फैली, एरोप्लेन के थ्रू, जहाज के थ्रू, शिप के थ्रू। क्यों, क्योंकि चाइना से शुरू होकर फिर स्पेन में जाके फिर गल्फ में जाके इंडिया को आई। क्योंकि इंडिया के लोग बहुत ट्रैवल करते हैं आसानी से, हमारे लिए दुगना इसका असर आ गया था कंपेयर टू अवर शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। बट फिर भी आप अमेरिका के माफिक इसको कंपेयर कीजिए, 27% अमेरिका में वर्ल्ड का शेयर है, उसका 4% ही पॉपुलेशन का शेयर है। ब्राजील का 3% पॉपुलेशन शेयर है और 10% महामारी का शेयर है। यानी हमारी मेडिकल रिस्पॉन्स खास अच्छी रही है इतनी कि हमने अपने वर्ल्ड के शेयर से दुगना ही हमारा ये मेडिकली अफेक्टेड केसेस का शेयर है, whereas बड़े बड़े देशों का बहुत बड़ा असर हुआ है। सेकेंड चीज, राइट, क्या इसमें है, सेकेंड चीज डेथ रेट देखिए आप, हमारी खाली 1.8% है ऑफ द टोटल डेथ्स, whereas अमेरिका में 27%
और ब्राजील में 9%। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इंडिया का कंपैरेटिवली मोर सक्सेसफुल रहा है, वेर एज पोटेंशियल क्या थी कि हमारी बहुत खराब हो सकती थी, क्योंकि हमारी जनता की आबादी इतनी है कि उतने डॉक्टर, उतने नर्स, उतने हॉस्पिटल, उसमें हॉस्पिटल के अंदर बेड हमारे पास नहीं है। अगर हमने लॉकडाउन के थ्रू उसको कंट्रोल नहीं किया था तो समझिए कि हमारी हालत बहुत बहुत खराब हो सकती थी। तो मेरा मानना है कि ये 10 का जो मोस्ट सीवियर लॉकडाउन 4 हफ्तों के लिए किया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम एक ह्यूमैनिटेरियन देश है, एक भी जान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बट अब सोचिए कि जितना लॉकडाउन सीवियर रहा है उतना उस देश के ऊपर इकोनॉमी का असर सीवियर रहा है। तो नेचुरली इंडिया ने मोस्ट सीवियर लॉकडाउन किया तो हमारे ऊपर इकोनॉमिकली भी मोस्ट सीवियर इंपैक्ट रहा है। बाद में आने वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। फाइनली राइट साइड में जो लिखा है आप देख लीजिए एक बार। इंडिया हैज नाउ ईज्ड कंसिडरेबली विद अनलॉक 1.2 शुरू हो गया। आप देख रहे हैं जितनी जल्द से हम लॉकडाउन से अनलॉक की स्थिति में आ गए हैं। तो ये सिवियरिटी का ये एक फायदा था, और पूरा फायदा समझने के लिए आप ये वाला स्लाइड देख लीजिए। एक मिनट, इसको ये फ्रीज हो जाता है अगर हम इमीडिएटली उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, तो वापस मैं करूंगा, जरा माफ कीजिए। एक नया प्रॉब्लम है जो आज मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, इसमें मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो ये लॉकडाउन का इफेक्टिवनेस इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे देश में पूरे करीबन 730 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें से अनलॉक से पहले जो हफ्ता था तब की स्थिति में 44% डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में थे, यानी एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट वहां पे नहीं मौजूद। तो हमने 44% हमारे देश की पॉपुलेशन को, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की सेम रेशियो होती है, हमने प्रोटेक्ट किया है इस महामारी से। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहिए, क्योंकि अगर हमने वो सीवियर लॉकडाउन नहीं किया होता तो ये नंबर 44 नहीं 10% होता और ये डिजीज फैल जाती अर्बन एरिया से रूरल। तो एक चीज आप समझिए कि ग्रीन में जो 44% हम दिखा रहे हैं, 319 डिस्ट्रिक्ट, ये सब ज्यादातर रूरल इंडिया में है। यानी आप क्या सोच सकते हैं अभी, तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि रूरल इंडिया के लिए इसका असर उतना नहीं रहा। तो रिकवरी भी इस स्थिति से रूरल इंडिया का पहले होगी। दूसरी चीज क्या, ये वक्त एन वक्त क्या था, ये वक्त था वो रबी क्रॉप की हार्वेस्ट का टाइम, फसल काटने का वो टाइम था। अगर तब के वक्त ये महामारी उधर जाके फैल जाती तो समझिए हमारी एग्रीकल्चर की वाट लग जाती और रूरल इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर आता। तो एडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पे बिल्कुल रबी क्रॉप की हार्वेस्ट अच्छी चली, और आज जो खरीफ क्रॉप के लिए मॉनसून की फोरकास्ट भी अच्छी है। तो आज उधर लेबर का कोई शॉर्टेज नहीं होगा सोइंग सीजन में। इनफैक्ट माइग्रेंट्स जो अर्बन से रूरल चले गए वो भी अभी हाजिर है काम करने के लिए। तो रूरल इंडिया का रिकवरी तो साथ खरीदारी भी शुरू होगी, तो रूरल इंडिया से कंजम्पशन भी शुरू होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 40,000 करोड़ एडिशनल एलोकेट रूरल के लिए, उधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी जारी होगा। तो ओवरऑल रूरल इंडिया का माहौल वापिस दुनिया के ऊपर चलते हैं, ग्लोब के ऊपर चलते हैं और ग्लोब के रिस्पांस देखते हैं। अभी ग्लोब के रिस्पांस देखने में एक चीज जरूरी है कि किसी भी चीज राइट हम जंग पे लड़ने जाते हैं तो उससे पहले माहौल क्या था, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि माहौल अच्छा रहा तो एक रिस्पांस एक तरह से होता है, माहौल ऑलरेडी बुरा रहा तो रिस्पांस दूसरी तरफ होता है, राइट। तो वर्ल्ड का माहौल कैसे था, तो इस ग्राफ में डरिए मत, ये बहुत लाइन जो है उसको फिक्र करिए मत। लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक है, बीच में एक ब्लॉक है, राइट साइड में एक ब्लॉक है, राइट। तो लेफ्ट साइड में 2018 साल है,
तो क्या था, वो ब्लू लाइन जो दिख रहा है आपको वो जीडीपी ग्रोथ है। तो यानी देखिए हर क्वार्टर में गिर रहा था जीडीपी। क्यों, कारण क्या था, 2018 में वर्ल्ड के बैंक्स ने टाइट किया था पॉलिसी, क्योंकि इन्फ्लेशन का डर था। एट द सेम टाइम मिस्टर ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। तो ये दोनों का असर जीडीपी ग्रोथ पे दिख रहा था। अगले साल में क्या हुआ, ये वर्ल्ड बैंकों ने अपना गलती मानकर वापस उन्होंने लिक्विडिटी को ईज करने शुरू कर दिए और अपना जो ये अपना क्या कहते हैं रेट्स को कट करने लगे। तो इजियर पॉलिसी आने के कारण वर्ल्ड ग्रोथ में उतनी गिरावट नहीं, थोड़ी स्टेबलाइजेशन आपको दिखी होगी उधर, मगर ट्रम्प की टैरिफ वॉर अभी चल रही थी। मगर चौथे क्वार्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था 2019 वाले साल में। ट्रम्प ने फेज 1 डील साइन कर दिया चाइना के साथ। तो नेचुरली ट्रेड वॉर की ईजिंग सामने दिखी, तो वर्ल्ड का माहौल एक ऑप्टिमिस्टिक माहौल था। एक तरफ सेंट्रल बैंक रेट कट कर रहे थे, उसके साथ लिक्विडिटी भी जारी कर रहे थे, और वर्ल्ड की ग्रोथ भी वापस दिख रही थी कि करीबन 2.9% से 3.5% तक बढ़ने की उम्मीद। ऐसे एक ऑप्टिमिस्टिक माहौल में ये कोविड महामारी ने आके अटैक कर दिया। तो नेचुरली वर्ल्ड का रिस्पॉन्स क्या होगा, पहली चीज था कि और भी पैसा फेंको, क्योंकि ऑलरेडी पैसा फेंकने के मूड में थे गवर्नमेंट। तो पैसा फेंकना उन्होंने मॉनेटरी स्टिमुलस के थ्रू शुरू किया। कितना किया भाइयों, करीबन जस्ट 2 महीने में अमेरिका के फेड ने 2.4 ट्रिलियन डॉलर, अब ये 2.4 ट्रिलियन डॉलर का इंपॉर्टेंस आप सोचिए कि हमारी देश 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की सोच रही है। यानी उसका आधा हिस्सा बस 2 ही महीने में नोट बांट दिया। और यूरोजोन ने देखिए कितना 655 बिलियन यूरो 2 महीने में उन्होंने नोट छाप कर दिया। तो पूरी साइज ऑफ रिस्पॉन्स और स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, ये पहले स्लाइड में आपको याद होगा मैंने लिखा ना कि इस बार स्पीड और साइज जबरदस्त रहे, आपको दिख रहा है। और एस्टिमेट्स है कि इस साल के अंदर करीबन 13 ट्रिलियन, मैंने येलो में उसको हाईलाइट किया है, 13 ट्रिलियन डॉलर नोट छाप होगा, जिसमें 60% यानी 8 ट्रिलियन डॉलर खाली अमेरिका से होगा। तो माहौल ये है कि जबरदस्त पैसा फेंका है, पर खाली पैसा फेंकने से काम नहीं चलेगा। क्यों, महंगा होता है पैसा तो कौन उसका इस्तेमाल करेगा, तो सस्ता भी बनाना चाहिए ना पैसे को, यानी रेट को कट करना चाहिए। तो उसके साथ हाथों हाथ वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने क्या क्या, मैसिव रेट कट। कितना देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन में देखिए गिरावट राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एकदम राइट। तो करीबन इस साल के पहले से नीचे लिखा हुआ है कि 64 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट हुई है, और पिछले साल के माफिक करीबन 177 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट। अब सोचेंगे ये क्या है, 64 170 ज्यादा नहीं दिखते? अरे भैया लेवल देखिए, आप ग्राफ के लेवल पे देखिए, अरे लेवल ही 2% है। 2% से अगर 170 कट किया तो करीबन 0 के करीब पहुंच गए ना। तो बहुत सा पैसा अवेलेबल हो गया पूरी दुनिया में। तो ये दो चीज सेंट्रल बैंक और ने की है। तो अब गवर्नमेंट के पास आते हैं कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक अलग अलग है ना, वो भी अपनी तरफ से कुछ करेगा, तो डायरेक्ट इकोनॉमी को गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। उसका नाम है फिस्कल स्टिमुलस। वर्ड फिस्कल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे भी जबरदस्त रिस्पॉन्स। तो कोविड के पहले लेफ्ट साइड में ग्राफ देखिए, ये है परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोविड के पहले करीबन 0.2% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी ही इस्तेमाल हुआ स्टिमुलस के तौर पर नॉर्मल लाइफ में। अब इस महामारी के कारण करीबन 4%, 3.84% के लेवल तक वर्ल्ड में फिस्कल इंपल्स दिया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे भी स्पीड ऑफ रिस्पांस और साइज ऑफ रिस्पांस जबरदस्त है गवर्नमेंट की ओर से। और कौन से गवर्नमेंट की सबसे जबरदस्त, ब्लू में जो दिख रहा है अमेरिका, फिर ग्रीन है टॉप में जो दिख रहा है वो यूरोजोन, और फिर लाल में दिख रहा है चाइना, राइट। तो ये तीनों ने देखा कितना जबरदस्त ग्लोबल रिस्पांस दिया है। मगर ये फिस्कल इंपल्स जो देते हैं ना, इसको कहाँ देते हैं वो अगली बात है, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना कि ये सप्लाई साइड वाली प्रॉब्लम है। पर गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम, और जो खर्चा वो करते हैं खरीदारी, जो सप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, उसको भी सप्लाई साइड को सपोर्ट करने वाली चीज करने की जरूरत है। क्या उन्होंने ऐसा किया, देख लीजिए।
लेफ्ट साइड वाली जो बार आपको दिखती है वो 2009 यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में कैसे किया था उसके बारे में है, और राइट साइड में जो दीज आप देख रहे हैं वो है कि इस बार कहाँ खर्चा किया। तो लेफ्ट साइड में देखिए, उसमें देखिए कुछ स्प्रेड आउट था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। इस बार देखिए कहाँ है सबसे बड़ा चीज, ग्रीन हरे निशान में जॉब रिटेंशन स्कीम्स, यानी सप्लाई साइड। क्यों? नौकरी ना, जॉब रिटेन करने के लिए कॉर्पोरेट्स को जितना भी सपोर्ट देने चाहिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जॉब रिटेंशन में एक एग्जांपल हमारे देश में क्या किया, हमने कहा कि 3 महीने, फिर वो उसको 6 महीने कर दिया, प्रोविडेंट फंड का जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट उसको दे देगी। यानी आप नौकरी से उसको निकालिए मत, आपकी तरफ से जो उसके कारण जो एक्सपेंस हो रहा था वो हम उठा लेंगे, राइट, टू प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम बीइंग सैक्ड। सेकंड बड़ी वाली चीज लाल में देखिए, बिजनेस लोन और ग्रांट, यानी कंपनियों को लोन देना, राइट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो अफेक्ट होती है तो नौकर को निकालने की सोचते हैं ना, लेबर को निकालने की सोचते हैं। तो ये नौकरी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट लोन देने के लिए भी तैयार है और इतना दिया है। और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, यानी अगर किसी की नौकरी चली गए तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देके उसकी देखभाल करके, ताकि जब सप्लाई वापस शुरू हुए तो वो नौकरी में वापस जल्द से जल्द जोड़ सकता है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड की फोकस सप्लाई साइड के ऊपर रही है, जैसे उम्मीद हम रख रहे थे। तो ये हर देश की ब्रेकअप है, इसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, खाली नीचे वाली लास्ट लाइन को पढ़िए। क्या लिखा है हमने? 40% ऑफ ग्लोबल स्टिमुलस इज बिजनेस लोन एंड जॉब रिटेंशन। तो सप्लाई साइड इंपैक्ट को मेरे को रीइंफोर्स करना था आपके मन में, राइट। मगर ऐसी जबरदस्त 4% फिस्कल स्टिमुलस देने के कारण असर पड़ता है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, राइट। मैं क्यों कह रहा हूं ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सब लोगों की इतनी जानकारी नहीं होती। ये शब्द सब इस्तेमाल करते हैं, ये जार्गन वाली देश हो गई आजकल, तो ऐसे स्टेटमेंट सब यूज करते हैं, बट सही समझदारी से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? कुछ नहीं, गवर्नमेंट की खर्चा माइनस गवर्नमेंट की आमदनी। समझ रहे हो आप? नॉर्मली हमारे एक हाउस होल्ड की हमारी आमदनी हमारे खर्चा से ज्यादा होती है, करेक्ट? क्यों? अगर खर्चा ज्यादा होगी तो हमें बोरो करना पड़ेगा। तो कितनी देर तक हम बोरो कर सकते हैं? तो वो एक क्रेडिट रेशियो आती है, जैसे सिबिल का स्कोर होता है आपका, तो कंपनी के लिए क्रिसिल या कैर का इकरा का रेटिंग्स होता है, राइट। वैसे ही देश के लिए भी एक तरफ खर्चा एक तरफ आमदनी, और नेचुरली सभी देशों एक्सेप्ट अ फ्यू, राइट, फ्यू देश है जिसकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, जैसे नॉर्वे, इसका ऑयल का बहुत बड़ा इनकम है, कुछ जापान जिसका पूरा एक्सपोर्ट का इनकम है, कुछ देश ऐसे हैं जो फिस्कल सरप्लस में रहते हैं, मगर 99% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट में रहते हैं, क्योंकि ऑलवेज हर गवर्नमेंट जो पावर में है वो ऐसे ही सोचते कि मैं खर्चा करके लोगों के पास कुछ पैसा देता हूँ ताकि मेरे लिए वो वोट डाले। तो हर गवर्नमेंट पूरे दुनिया में उसे यही सोचे मैं खर्चा जितना करूं और जितना मेरे को परमिट करे। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है इसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगर क्रेडिट रेटिंग में आपका रेटिंग अच्छा ना हो तो क्या होता है? आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू आपको जाके किसी से बोरो करना होगा ना, चाहे आपके देश के लोगों से सही या बाहर के देश से लोगों से, करेक्ट। तो ये बोरो करने की स्थिति आपको अच्छी रखनी चाहिए ना, आपकी क्रेडिट रेटिंग स्कोर, यानी इसको देश के बारे में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग को मेंटेन करना है तो रेटिंग एजेंसी क्या सोचती है, और रेटिंग एजेंसी क्या सोचकर ये रेटिंग देती है? फिस्कल डेफिसिट को परमिशन देती है पहले कि आपकी खर्चा ज्यादा हो सकती है आमदनी से, मगर आपको फ्यूचर में मेरे को रोड मैप दिखाना है कि आपकी इनकम बढ़ेगी और ये फिस्कल डेफिसिट गिरते हुए मेरे को दिखनी चाहिए। इसको कहते हैं, जो हमने भी FRBM एक्ट पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंसिंग एक्ट। तो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमने कहा कि इस साल 3.5, अगले साल 3, फिर 2.5, फिर 2, हम प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करेंगे। ऐसे प्रॉमिस करने के कारण वो रेटिंग एजेंसी ने भी हमको इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग दिया, वो इंडिया के लिए। हर देश का ये प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप फिस्कल स्टिमुलस की बात करते हैं, यानी खर्चा करने की बात करते हैं, तो नेचुरली आपकी डेफिसिट बढ़ेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में इनकम तो थोड़ी बढ़ने वाली है। जब इकोनॉमिक डाउनटर्न में है तो टैक्सेशन, गवर्नमेंट को इनकम कहां से आती है भैया? एक होती है टैक्सेशन,
टैक्स माने डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी। ये ही होती है गवर्नमेंट, और जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उनसे डिविडेंड, ये होती है गवर्नमेंट की इनकम की रूट। तो अगर इनकम नहीं बढ़ रहा है, बड़े एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट वाइड होगा, तो रेटिंग के ऊपर असर आ सकता है, तो फिर फ्रेश पैसा बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपकी कंट्री अगर डिफॉल्ट स्टेटस में चली गई तो समझिए बहुत बहुत भारी असर पड़ सकता है। किसके ऊपर? क्योंकि जो देश की डिफॉल्ट में जाती है उसकी इंटरेस्ट रेट इतनी बढ़ती है, तो अल्टीमेटली देश के लोगों के ऊपर उसका असर, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, 10%, 20% इन्फ्लेशन, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील ऐसे देशों ने एक्सपीरियंस किया है, ग्रीस ने एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसी एक बुरी हालत को अवॉइड करने के लिए फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दिया क्योंकि इस चीज को अवॉइड करने के लिए इतना ह्यूज फिस्कल डेफिसिट दे रहे हैं ना, उससे फिस्कल डेफिसिट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड को इनोवेशन करना पड़ा। इनोवेशन कैसे, इसको भी गौर से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश ने इसको जबरदस्त इस्तेमाल किया है। ये है गारंटी। गारंटी माने क्या? मैंने बिजनेस लोन्स की बात करी थी, उधर आपने देखा, राइट? बिजनेस लोन्स नीचे रेड में, राइट? बिजनेस लोन्स और ग्रांट्स, राइट? ये बिजनेस लोन डायरेक्टली गवर्नमेंट ने देने की कोशिश नहीं की, कई सारे गवर्नमेंट ने, राइट? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा बैंकों से कि मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इस क्षेत्र में पैसा लेंड कीजिए, अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो मैं उसको कॉम्पेंसेट कर दूंगा। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बैंक के सिस्टम के थ्रू, एनबीएफसी के थ्रू ये लेंडिंग करवा ली। तो एडवांटेज क्या होता है इसका? ये ऐसे गारंटी देने के कारण उनके फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कुछ असर नहीं आता है आज। सेकेंड, 3 साल वाली लोन लीजिए, तो 3 साल के बाद अगर वो बोरोअर ने पैसा वापस नहीं दिया बैंक को, समझ रहे हैं, अगर उसने पैसा नहीं दिया, तब बैंक आके गवर्नमेंट से पूछ सकती है कि मेरे को ये पैसा दे दो, आपने प्रॉमिस किया था। और तब अगर गवर्नमेंट चेक कटवाएगी, तब उस साल के फिस्कल डेफिसिट में ये जोड़ा दिया जाएगा। उस साल की हालत शायद बहुत बेहतर भी हो सकती है, उस साल में कितना डिफॉल्ट होगा और उसके लिए खाली प्रोविजन करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही सुपर एक वे आउट है फिस्कल कंस्ट्रेंट से, और बहुत सारे देशों ने इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके थ्रू जिस सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है देश के लिए, जहां पे बैंक डर रहे हैं लोन देने के लिए, वहां पे ये फोर्स कर सकते हैं बैंक्स को कि उधर जाके पैसा दो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। तो इंडिया ने भरपूर इस्तेमाल किया। इंडिया को बाद में आते हैं, पहले वर्ल्ड ने कितना इसका इस्तेमाल किया। तो कॉर्पोरेट लोन गारंटी प्रोग्राम, ये लाइट ब्राउन वाली जो लाइन दिखती है उसमें लिखा है जो नंबर, वो देखती है आपको कि कितना जीडीपी का उसका टोटल फिस्कल स्टिमुलस का परसेंटेज उसने ये लोन गारंटी के थ्रू यूज किया। अब देख रहे हैं, जर्मनी ने 27%, इटली ने 23 सॉरी, और जापान ने 20। तो देख रहे हैं आप, बहुत सारे गवर्नमेंट ने ये इसका चीज का इस्तेमाल किया अपने फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कुछ कंट्रोल रखने के लिए, इसलिए वो फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ाने से बच गए। अगर एक देश डार्क ब्राउन में ऑन बजट लिखा है मैंने उसने कोई गारंटी का इस्तेमाल नहीं किया, एक देश ने उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। बीच में है वो देश, ढूंढ निकालिए कौन है वो? यूएस, यानी अमेरिका ने कहा अरे भाड़ में जाए तेरी ये गारंटी वारंटी बात, मैं सीधा अपने बैलेंस शीट में पैसा दे दूंगा कंपनियों को। क्यों ऐसे किया? आंसर सामने है ना, क्योंकि उसको फिस्कल डेफिसिट का डर नहीं है, राइट? तो क्या हुआ उसका फिस्कल डेफिसिट, क्या हुआ बाकी देशों का फिस्कल डेफिसिट, और ये क्यों उसको डर नहीं है, ये अगले स्लाइड में देखते हैं कि ये इनोवेशन के बावजूद ग्लोबल फिस्कल डेफिसिट के ऊपर जबरदस्त असर पड़ा है। यानी टॉप लाइन में देखिए G4 माने अमेरिका, यूरोजोन, जापान और ब्रिटेन, यूके, राइट? ये चार सबके जाने माने देश, उसके साथ चाइना को जोड़ के फिस्कल डेफिसिट इस बार 13% ऑफ जीडीपी में बढ़ने वाले हैं, जबकि प्रीवियस क्राइसिस जो जीएफसी की बात मैंने करी 2009 में 10% तक ही पहुंची, यानी उस क्राइसिस के माफिक और 3% ज्यादा फिस्कल डेफिसिट। ये गारंटीज को हटाने के बाद भैया तो ज्यादा असर दिखा है। सेकेंड चीज, तीसरी लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, अमेरिका, क्योंकि उसने गारंटी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया,
उसकी फिस्कल डेफिसिट 19%। क्या भयंकर नंबर है। हमारे देश में हम 3, 3.5, 5, 6 इसके ऊपर डरते हैं, रेटिंग एजेंसीज हम पे ऊपर डंडा लेके घूमती है, उसको तो 19% तक कोई फिक्र नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका का दो स्थिति है जो इसको सपोर्ट करती है। एक है कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में खाली एक ऐसी देश है जिसको लोग मानते हैं कि कभी ये डिफॉल्ट नहीं कर सकती। अगर किसी देश को जीरो डिफॉल्ट का एक छापा है वो अमेरिका को है। तो इस चीज के कारण भरपूर पैसा सभी इन्वेस्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन कंपनियों को देने के लिए तैयार है। वो एक चीज है, तो उनको कभी डर नहीं है कि मेरी फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने के कारण कोई हमें पैसा देने से रोक सकता है। सेकेंड एडवांटेज अमेरिका को है उसकी करेंसी। उसकी करेंसी यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी मानी जाती है। राइट, वो रिजर्व करेंसी माने व्हेन इन डाउट पुट मनी इन डॉलर। समझ रहे आप? जैसे गोल्ड की तरह उसकी स्थिति है। तो ये एडवांटेज क्या होता है कि गोल्ड आप जस्ट डॉलर जाके बिल्कुल खरीद नहीं सकते ना, किस तरह डॉलर का इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है, आप अमेरिकन कंपनियों को या गवर्नमेंट के टी बिल खरीदते हैं और डॉलर में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक रीजन है कि वर्ल्ड का पैसा अमेरिका को ढूंढते ढूंढते भागता है। तो ये दो चीज के कारण अमेरिका को अपने फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ फिक्र नहीं है और इसलिए उसने कुछ गारंटी का इस्तेमाल नहीं किया और पूरा ऑलमोस्ट 20% तक उसकी फिस्कल डेफिसिट पहुंचने वाली है इस साल। और उसके नीचे यूरोजोन में भी करीबन 9.5% तक। तो वर्ल्ड के अंदर माहौल यह है कि सभी देशों में ये महामारी के कारण फिस्कल डेफिसिट बहुत जबरदस्त बढ़ने वाले हैं। ऐसी माहौल में इंडिया का स्थिति थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं। तो ये स्थिति है, महामारी आई, फिर लॉकडाउन आई, फिर उन्होंने मॉनेटरी इंपल्स दिया, रेट कट दिया, फिर फिस्कल स्टिमुलस दिया गारंटी के थ्रू, डायरेक्ट थ्रू। तो उस सब का असर इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड जीडीपी में वापस मैं आपको बताता हूं कि ये जो वी शेप रिकवरी के बाद वापस यहाँ पे आ गई है। क्यों? कि लोग का मानना है, इकोनॉमिस्ट का, एनालिस्ट का मानना है कि क्योंकि ये सप्लाई साइड है और क्योंकि इसके ऊपर सभी फोर्सेस अटैक कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड बेसिस पे, तो कोविड के कारण, क्योंकि एक साल के अंदर डेफिनेटली कुछ वैक्सीन और क्यूर आने की भी उम्मीद है, कोविड के कारण वर्ल्ड की ग्रोथ एक साल ढल गई है बस। तो आज की कंसिडर्ड ओपिनियन यही है कि कोविड के कारण ये वाला जो ग्रोथ इस साल में उम्मीद थी वो एक साल के बाद आ जाएगी, यानी वी शेप, यानी इस साल गिरावट, अगले साल बढ़त। तो ये वी शेप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये यहाँ पे 3-4 लाइन सभी वी शेप में आपको दिख रहे हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड का काला वाला लाइन है, ग्लोबल लिखा है। तो इस साल गिरावट, अगले साल बढ़त। कितना गिरावट इस साल? अब तक का मानना है 3% का नेगेटिव ग्रोथ और अगले साल का मानना है 5% का पॉजिटिव ग्रोथ। राइट, आप देख रहे हैं उसका क्लियर। और उसके अंदर वर्ल्ड के अंदर स्लोएस्ट रिकवरी होगा डेवलप्ड मार्केट का, फास्टेस्ट रिकवरी होगी इमर्जिंग मार्केट की। मगर इमर्जिंग मार्केट में मेन फास्टेस्ट रिकवरी होगी चाइना की, क्योंकि अगर इमर्जिंग मार्केट से अगर चाइना को हटा देते हैं, इमर्जिंग मार्केट लाल वाला लाइन है, तो उसमें चाइना को हटाओ तो पीला वाला जो डॉटेड लाइन है वो करीबन वर्ल्ड के आसपास ही है। तो चाइना इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट रिकवरिंग और डेवलप्ड मार्केट्स विल बी द स्लोएस्ट रिकवरी। ये है वर्ल्ड की आज की स्थिति और क्लियर वी शेप्ड रिकवरी सामने दिखती है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि इंडिया के बारे में भी मैं बात वो पॉइंट करूंगा आपको। क्या है वो बात कि ये 5.2% आप भी सोचेंगे ना, ये क्या यार, ये लोग एक तरफ 3% का गिरावट, फिर एकदम 5% की बढ़त, तो ये क्या कुछ पी के आएगी? नहीं 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 भैया, इसमें एक मैथमेटिकल चीज होती है, गणित वाली चीज। क्या है कि ये डेटा जो होता है हर क्वार्टर में जीडीपी की जो गिनती होती है ना, जब वो नंबर बताते हैं वो YOY होता है, ईयर ऑन ईयर। मैं क्यों बता रहा हूं कि अगले साल सोचिए ना, अप्रैल मई जून 2021,
जो भी ग्रोथ दिखता है उसको अप्रैल मई जून इस साल के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस साल में ये 3 महीने इतने बेकार रहे हैं, तो बेस इतना घट गया है, तो नेचुरली जो भी ग्रोथ दिखता है वो बहुत बढ़िया दिखता है। तो इसमें एक मैथमेटिकल थिंग भी है कि ये रिकवरी ऐसे दिख रही है, इतनी शार्पनेस, वो वाई गिनती के माफिक है। पर क्या करें हम, जीडीपी को लीजिए, इन्फ्लेशन को लीजिए, ईपीएस को लीजिए, कुछ भी चीज को लीजिए, वर्ल्ड उसको वाई के तरीके से ही देखते हैं, हम अलग तरीके से कोई नहीं देख सकते। तो उस चीज के ऊपर देखते हुए एक आउटलुक भी मार्केट की बन जाती है। ये मैं आपके लिए ये मन में रख लीजिए ये बात, राइट। तो ये वी शेप रिकवरी का कुछ सपोर्टिंग है। बाद में मेरे पास बहुत स्लाइड्स है, मैंने उसको हटा दिया क्योंकि रिकवरी जरूर दिखती है, तो जरूरत पड़े तो मैं दिखाऊंगा। मगर एक इंडिकेटर है जो आपको ये साफ साफ बता सकती है, वो है एक ट्रेड रिलेटेड इंडेक्स जिसका नाम है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। ये क्यों महत्वपूर्ण चीज है कि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली चीज है। ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कुछ नहीं है, ये शिप के फ्रेट का रेट का इंडेक्स, यानी दाम क्या है पर किलोमीटर एक शिप को सामान लेके जाना है, जानी है, तो उसका क्या रेट बनता है, राइट। तो ये फ्यूचर की रेट है। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप अगर Hyundai समझिए कार बनाती है चेन्नई में और उसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत है यूरोप को, तो अगर वो गाड़ी बनाती है तो आज गाड़ी बना के वो पोर्ट में गाड़ी को लेके ढूंढ नहीं सकती कि कौन से जहाज है मेरे को लेके जाने के लिए, नहीं, उसको 6 महीने पहले बुक करना पड़ता है उसको, समझ लीजिए। तो ये फ्रेट इंडेक्स क्या बताती है कि फ्यूचर ट्रेड मूवमेंट कैसे होने वाली है। और इसमें खास चीज मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि इस इंडेक्स में एक साल में 35% की डाउन रही है, यानी वर्ल्ड की रिसेशन की जो चीज थी वो दिख रही थी क्योंकि फ्रेट रेट्स गिर गए थे। अगर एक महीने के अंदर 50% बढ़ गया बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, यानी क्या इसमें अर्थ आ रहा है कि 6 महीने के बाद शिप की डिमांड 50% बढ़ गई है, सिंपल है ना। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये वी शेप्ड रिकवरी जो है वो सामने नजदीक पहुंच रही है, राइट। तो अब आते हैं हमारे प्यारे देश के ऊपर, इंडिया के ऊपर, राइट। तो इंडिया के बारे में हमने लॉकडाउन की बात तो थोड़ी कर ली, अब थोड़ा डिटेल में करते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने वर्ल्ड के बारे में एक चीज आपको बताया था ना भाइयों, कि वर्ल्ड के स्थिति में कोविड के पहले एक ऑप्टिमिस्टिक इंप्रूवमेंट वाली स्थिति दिख रही थी। क्या था, एक ऑप्टिमिस्टिक इंप्रूवमेंट वाली स्थिति दिख रही थी, राइट। तो उस हालत में उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया काउंटर करने के लिए। मगर इंडिया के लिए मुसीबत ये थी कि हम ऑलरेडी एक स्लोडाउन में थे। कैसे, क्योंकि आप देखिए कैपिटल फॉर्मेशन का लाइन देखिए, मैं ये जीडीपी के वाई जीडीपी देख रहे हैं 2014, 15, 16, 17 में हमारी इकोनॉमी रिकवरी में जा रही थी, उसके बाद थोड़ी गिरावट और एकदम से गिरावट। तो यानी कोविड महामारी से पहले ही हमारे देश एक स्लोइंग जीडीपी के इसमें, और चाहे गवर्नमेंट की कंजम्पशन लीजिए, प्राइवेट की कंजम्पशन लीजिए या कैपिटल की फॉर्मेशन लीजिए, तीनों में आपको गिरावट सामने दिख रहा है, यानी इंडिया ऑलरेडी स्लो। और इसका कारण क्या था, एक मेन कारण था कि ये इन्फ्लेशन वाला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसमें ग्रीन वाला लाइन है फूड इन्फ्लेशन। तो दिसंबर 18 का टाइम फ्रेम इसमें लोकेट कीजिए, दिसंबर 18 में फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव चला गया था। तो क्या हुआ था, उसका असर भयंकर तरीके से रूरल इकोनॉमी के ऊपर, डिमांड के ऊपर आ गया था, क्योंकि जब फूड प्राइस गिर रही है तो फार्मर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल घट गया और वो खरीदारी बिल्कुल बंद कर दिया, तो कंजम्पशन की स्लोडाउन वहां से शुरू। तो ये नेगेटिव इन्फ्लेशन एक जो कारण था हमारी स्लोडाउन। इसके अलावा दूसरा कारण आप सबको पता है ना, आईएलएफएस के बाद जो एनबीएफसी में जो क्राइसिस आ गई, उसके कारण एनबीएफसी के लिए कुछ एनबीएफसी डिफॉल्ट कर गई और बहुत सारे एनबीएफसी को पैसा बैंक और म्यूचुअल फंड ने लेंड करना बंद कर, तो हमने बंद कर दिया, तो एनबीएफसी ने भी लेंडिंग बंद कर ली, तो उसके कारण भी डिमांड
ऑटो इंडस्ट्री को, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सब में असर भयंकर पड़ा। तो ओवरऑल इंडिया भयंकर स्लो डाउन में चले गया था इवन बिफोर कोविड, राइट। तो अब कोविड के समय में हमने तो लॉकडाउन डाला, मोस्ट इंटेंस, ये डिटेल में मैंने बताया आपको। मगर एक चीज आप याद रखिए इसमें क्या है कि ये जो रिकवरी ग्रीन जोन से मैंने बात करी ना, मगर प्रॉब्लम क्या है, 44% डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है, 44% पॉपुलेशन ग्रीन जोन में है, मगर 25% जीडीपी ही ग्रीन जोन में है, 75% जीडीपी रेड और ऑरेंज जोन में है, राइट। तो वो एक चीज होगी कि रिकवरी का मुश्किल, राइट। तो इस चीज के कारण क्या हुआ कि ये स्लो डाउन इन ग्रोथ जो हुआ है वो हमारी फिस्कल डेफिसिट पर बहुत बड़ा असर आ गया था, राइट। तो ये फिस्कल डेफिसिट के असर में एक और प्रॉब्लम क्या आई थी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ है, यहां पे देखिए बहुत जबरदस्त गिरावट, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी ना, और उसके साथ लॉकडाउन जो इस्तेमाल किया था उसके कारण भी इकोनॉमिक के ऊपर असर आ गया। तो ये Q4 वाली इंपैक्ट बहुत भारी रही। तो उसके कारण हमारी जो देश की जीडीपी, आप इसको जरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको गवर्नमेंट की एक्शन समझने के लिए और हमारे मार्केट के ऊपर उसका असर समझने के लिए। ओके, तो पहली लाइन में क्या देखा है उधर, रुपीस बिलियन। ओके, तो ये रुपीस बिलियन का क्या है, जब भी आप डेटा अंदर देखते हो एक कॉमा आपको दिखेगा, हर डेटा सेट के अंदर एक कॉमा दिखेगा, कॉमा के लेफ्ट में आप लाख को ऐड कर दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ, पहला नंबर जो दिखता है आपको क्या है, 170,983 जीडीपी की लाइन है, यानी हमारी इंडिया की जीडीपी FY18 में 1,70,000 करोड़ से, राइट, 70 लाख, 1,170 लाख करोड़, राइट। तो ये फर्स्ट कॉमा जो आता है राइट साइड से पढ़ते हुए उसके पहले लाख करोड़ है। ये बिलियन ट्रिलियन से कंफ्यूजन जुड़वाने के लिए मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ। तो हमारी जीडीपी कितना था, 170 लाख करोड़ से फिर 189 लाख करोड़ गया। फिर गवर्नमेंट की उम्मीद थी बजट के टाइम में, कौन सी बजट, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 20 बजट, यानी जून में इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारी इकोनॉमी की जीडीपी 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 211 लाख करोड़ बन जाएगी। मगर ये जीडीपी के स्लो डाउन के कारण असलियत में क्या हुआ वो अगले कॉलम में आपको दिख रहा है कि एक्चुअली हमारी जीडीपी 203 लाख करोड़ पे ही आ गई, यानी एक्चुअल ग्रोथ 7.2% ही आ गई। ये जीडीपी रियल जीडीपी नहीं है, नॉमिनल है, यानी जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन आपको 7%, क्योंकि जीडीपी में इन्फ्लेशन का असर ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। तो स्लो डाउन का इम्पैक्ट, फर्स्ट थिंग, हमारी जीडीपी जो हमारी उम्मीद थी कि 11% बढ़ेगी सालों साल, वो खाली 7% बढ़ी, राइट। तो इसके कारण नेचुरली हमारी आमदनी, मैंने कहा ना फिस्कल डेफिसिट क्या है, आमदनी एक तरफ खर्चा एक तरफ, तो टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो आमदनी में तो पहली चीज हम आमदनी की करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, यानी इनकम टैक्स, राइट, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों में देखिए डिफरेंस क्या हुआ, जितना गवर्नमेंट का उम्मीद और क्या रियलिटी में निकला, करीबन 2.8 लाख करोड़ डिफरेंस का कॉलम देखिए, 2.8 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल। कारण क्या था, एक तरफ जीडीपी की स्लोडाउन के कारण क्या हुआ, जीएसटी का कलेक्शन गिर गया, इनकम टैक्स का भी कलेक्शन गिर गया। फिर और एक असर था इसके ऊपर, क्या, इस साल में यानी 19-20 वाले साल में सितंबर में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था, कॉर्पोरेट टैक्स को उन्होंने 35% से 25% में कटवा दिया ना, तो सब कॉर्पोरेट्स ने भरपूर फायदा उठाया, मगर गवर्नमेंट की आमदनी तो गिर गई इस साल। और उस टाइम उम्मीद रखते थे कि इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और अगले साल वापस आ जाएगा, वो तो कोरोना के कारण नहीं होगा, वो बाद में देखते हैं। मगर करीबन 3 लाख करोड़ का इनकम का शॉर्टफॉल हुआ गवर्नमेंट का। और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, 2G 3G टेलीकॉम का सेल, राइट, ये सब चीजें गवर्नमेंट के लिए कैपिटल वाली इनकम, राइट। वहां पे भी गवर्नमेंट ने उम्मीद किया था 1.2 लाख करोड़, असलियत में आया
68,000 करोड़, तो खाली 50,000 करोड़ का उधर भी शॉर्टफॉल। तो टोटल इनकम में 3.3 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल। खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थोड़ा खर्चा गवर्नमेंट ने 98,000 करोड़ कम कर दिया, पर उससे ज्यादा कम नहीं कर पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करना है, रोड हमें बनाना है, जो भी कर रहे हैं हमको करना चाहिए। तो उन्होंने करीबन जो बजट में एक्सपेक्ट किया था उतने लेवल पे ही कैपेक्स प्रोग्राम को जारी रखा, राइट। तो उसके कारण उनको की एक्सपेंडिचर में करीबन 1 लाख करोड़ की गिरावट, मगर फिर भी फिस्कल डेफिसिट में 2.3 लाख करोड़ की बढ़त। तो नेचुरली जो उम्मीद थी बजट के टाइम में कि 3.3 होगा, क्या हुआ, 4.6 पे आके पहुंचा हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो नेचुरली अभी 4.6 पे हमने प्रॉमिस किया था कि हम 3.3 से 3 आएंगे एफआरपीएम में, फिर रिसेंट बजट के टाइम में उसको बढ़ा के हमने बोला 3.8। अभी वो 3.8 को छोड़िए, अभी 4.6 में आप बैठे ना, अब इसके ऊपर और खर्चा करना कैसा होगा? पैसा कहाँ है? खजाना खाली है, और इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो रेटिंग एजेंसी का असर आ जाएगा। तो नेचुरली क्या हुआ कि इसके अलावा ये स्लो डाउन अब शुरू हुआ ना फरवरी मार्च में, तो नेचुरली कोविड का स्लो डाउन के कारण आने वाले साल का फिस्कल डेफिसिट में भी दबाव आ गया। अब देखिए क्या बात है इसमें, यानी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मैं फाइनेंशियल ईयर 20 लास्ट ईयर का एक्चुअल को डाला हूं। फिर इस साल जो निर्मला मैडम ने बजट पेश किया था अभी फरवरी में, राइट। और अब ये जो बजट कोविड के कारण ये जो बदलाव आने वाली है हमारे ख्याल में, ओके, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं है, ये हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है। तो फर्स्ट चीज गवर्नमेंट ने उम्मीद किया था कि इस साल जीडीपी का बढ़त 10.5% आएगा। असलियत में अभी कोविड का कारण क्या हुआ है, जीडीपी की ग्रोथ फ्लैट, नो ग्रोथ। अरे यार सोचेंगे अरे कोई लोग नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ करें, आप फ्लैट कह रहे हैं। अरे भैया ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, यानी ये जीरो है इन्फ्लेशन के बढ़त के बाद। तो अगर इस साल इन्फ्लेशन 4% आई तो समझिए कि रियल जीडीपी -4% है। तो ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 0% माने रियल जीडीपी ग्रोथ में जितना इन्फ्लेशन है उतना नेगेटिव उम्मीद अब तक ऐसी है। क्या ये नॉमिनल भी नेगेटिव बन सकती है? हो सकता है अगर ये महामारी और भी दिन तक चली तो, मगर अब के लिए वो उम्मीद नहीं रख रहे हैं और जीडीपी फ्लैट रख रहे हैं। तो उस हालत में क्या हो रहा है, देखिए ये स्लो डाउन के कारण, क्योंकि वो 10% जीडीपी की बढ़त नहीं है, तो 10% टैक्स में जो बढ़त एक्सपेक्ट करते वो भी गई चली गई। तो जहां 20 लाख करोड़ की उम्मीद थी कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से और एक्साइज ड्यूटी ये सब कुल मिला के, खाली 14 लाख करोड़ ही आज उम्मीद है कि इनकम आएगी गवर्नमेंट को, यानी 2.2 लाख करोड़ की रेवेन्यू की शॉर्टफॉल। समझ लिया आपने। अब आते हैं दूसरी बात में, क्या है वो, ये 2.2 लाख करोड़ की शॉर्टफॉल। आप सोचे कि मैंने 20 लाख बताया 14, क्योंकि डिफरेंस है पिछले साल, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन उसके साथ कंपेयर करके क्या फायदा, वो सब हवा में है नंबर। तो ये 201 जो नेगेटिव है वो FY20 से कंपैरिजन है, यानी पिछले साल के इनकम से इस साल की इनकम और घटने वाली है। सेकेंड लाइन आते हैं कैपिटल रिसीट में। बजट के टाइम में आपको याद होगा निर्मला मैडम ने कहा कि 2.25 लाख करोड़ का हम डिसइन्वेस्टमेंट 5G ये सब करा के इनकम आके हमारा फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखेंगे। अभी तो समझिए फिस्कल डेफिसिट तो गया व्हाट में, शायद 5G का कुछ हो सकता है। तो अब वो 2.25 लाख करोड़ का उम्मीद रख रहे हैं, खाली 1 लाख करोड़, और पिछले साल 67,000 करोड़ किया था तो 35,000 करोड़ थोड़ा बड़ा दिखता है कैपिटल रिसीट में, YOY, राइट। तो टोटल रिसीट में अभी भी 1.8 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल। अब खर्चा की बात करते हैं, तो रेवेन्यू में शॉर्टफॉल, तो उस चीज के कारण ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर रेवेन्यू को कट नहीं किया, अगर रेवेन्यू को कट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल बजट में जो प्लान है उसके ऊपर ही गवर्नमेंट रख रही है, यानी पिछले साल के माफिक 2.8 लाख करोड़ का बढ़त। क्यों?
बाद में आता हूँ। फिस्कल स्टिमुलस की बात करी ना, तो गवर्नमेंट ने कहा है, इसमें दिख रहा है आपको कि हम जो बजट में हमने प्लान किया था रेवेन्यू का खर्चा, उस अमाउंट को हम रखेंगे और खर्चा कर लेंगे, तो कट नहीं कर रहे हैं खर्चे को। और फिर आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहीं पे तो चाकू लगाना है ना, काटना है कहीं पे कुछ भी। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट उम्मीद कर रही थी कि हम 4 लाख करोड़ इस साल रोड, एयरपोर्ट, ऐसे ब्रिज, इरिगेशन, इसमें जो खर्चा करेंगे उसको आधा क्या आधा करके 2 लाख करोड़ में कटवा दिया है, यानी पिछले साल के माफिक 1.3 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल। तो कुल मिला के रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर के साइड में बढ़त, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में गिरावट, तो 1.49 यानी 1.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इनकम गिर रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, तो फिस्कल डेफिसिट भी 3.35 लाख करोड़ बढ़ के इस साल अभी उम्मीद है कि ये 6.2 पे आके पहुंचने वाली। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं? बाकी देश की तरह फिस्कल स्टिमुलस देने के लिए हमारे पास खजाना नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसे हालत में कैसे हम टैकल करें, तो ये चीज अभी देखते हैं, राइट। तो ये फिस्कल डेफिसिट की चैलेंज रही है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया क्या, 21 लाख करोड़ की खर्चा। कितना? 21, 20 लाख बताया था, एक्चुअल में ऑलमोस्ट 21 लाख करोड़ आया था। अगर वो सीधा वो खर्चा जुड़ा दी थी लास्ट ईयर के ऊपर, तो हमारी जी फिस्कल डेफिसिट हो जाती करीबन 17%, यानी अमेरिका के करीब। तो क्या होता अगर वो करते, तो हमारी देश सीधे डाउनग्रेड टू बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। मैंने पहले लंबा आपको बताया था ना इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बारे में। अब ये टेबल के अंदर है रेटिंग, इसमें माफ कीजिए मैंने ये अपडेट नहीं किया। मूडीज ने रिसेंटली ये Baa2 जो दिख रहा है उसको Baa3 में बदल दिया। वो स्लाइड थी, मैंने गलती से वो इंकॉर्पोरेट नहीं किया है, माफ कीजिए। मगर ये तीनों रेटिंग यानी Baa3, BBB- और दूसरा BBB-, S&P, फिच और मूडीज का, ये सब अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में है भैया, राइट। तो अगर हम पूरा 21 लाख करोड़ खर्चा करते हैं जैसे मोदी जी के अनाउंसमेंट से लग रहा था, तो समझिए कि हमारी रेटिंग की वाट लग जाती और उसके बाद हमारा देश का हालत बिल्कुल अर्जेंटीना या ग्रीस की तरह हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट उतना पूरा नहीं कर सकती। तो ये 6.2% की उम्मीद रख रहे हैं, 20 लाख करोड़ की खर्चे की बात की कर रहे हैं। कैसा? यहां आता है इंडियन जुगाड़, राइट। तो क्या जुगाड़ है? पहली जुगाड़, ये 21 लाख करोड़ के अंदर 8 लाख करोड़ मॉनिटरी स्टिमुलस जो आरबीआई ने अनाउंस किया और जो रेट के कट भी किए उसको भी जोड़ दिया इसके अंदर, क्योंकि ये 8 लाख करोड़ का मॉनिटरी स्टिमुलस का कोई असर फिस्कल डेफिसिट के ऊपर नहीं होगा। तो ये 4% ऑफ जीडीपी। तो ये 21 लाख करोड़ कितना परसेंट था जीडीपी का? करीबन 10.5%, याद रखिए, राइट। तो 10.5% से 4% का उन्होंने जुगाड़ करके नंबर में जुड़वा दिया, मगर डेफिसिट के ऊपर असर नहीं आने दिया, राइट। तो ये है जो 8 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की डिटेल्स, राइट। ये सब आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा कि कहाँ पे आरबीआई ने इसका इस्तेमाल किया, कैसे किया। तो ये थी कि 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी का बैंकिंग सिस्टम को और एनबीएफसीज को प्रोवाइड कर दिया और डायरेक्ट भी कर दिया कि कहां करो। जैसे देखिए बीच में रीफाइनेंस पीएफआईज, फिर म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ ऐसे क्षेत्र को दिया, फिर लॉन्ग टर्म को थोड़ा दिया एलटीआरओ, फिर टीएलटीआरओ, फिर टीएलटीआरओ2। तो ऐसे 8 लाख करोड़ का स्टिमुलस आरबीआई के थ्रू लग गया। उसके साथ रेट रिडक्शन भी किया। कितना रेट रिडक्शन किया? करीबन 115 बेसिस पॉइंट्स। तो ये रिपो रेट आप देख रहे हैं। तो ये एक तरफ बैंकिंग सिस्टम में जो लाइट ब्लू में आपको शेड दिख रहा है वो राइट हैंड साइड में देखिए जबरदस्त बढ़ रहा है, तो वो है 8 लाख करोड़ के लिए। 8 लाख नहीं दिख रहा है, 6 लाख ही दिख रहा है। क्यों? ये सब बैंकिंग सिस्टम का नहीं, ये बैंकिंग सिस्टम का है। यहाँ देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का निकालना चाहिए, पीएफआई का इसमें निकालना चाहिए, करेक्ट। तो बैंकिंग सिस्टम में करीबन 6 लाख करोड़ तक लिक्विडिटी पंपिंग हुआ है। मगर जो ग्रीन लाइन है आपको दिखाता है कि कैसे रेट्स को 115 बेसिस पॉइंट्स, और वर्ल्ड का याद है आपको
इस साल में वर्ल्ड ने 64 बेसिस पॉइंट ही रेट कट किया एवरेज, तो इंडिया ने 115 बेसिस। तो हमारी एक्शन बहुत बढ़िया और जबरदस्त रही आरबीआई की ओर से, राइट। तो इसके कारण क्या होगा कि आरबीआई रिपो रेट शॉर्ट टर्म में कट करती है, मगर लॉन्ग टर्म 10 ईयर जीसेट में भी करीब देखिए 125 बेसिस पॉइंट एक साल के अंदर गिरावट आ गई है। तो रेट कट का अक्रॉस द टेनर रिफ्लेक्ट हुआ है, और कॉर्पोरेट के यील्ड्स में भी, मनी मार्केट में ट्रेड जो होता है, म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करती है, तो एक है आरबीआई रिपोर्ट रेट लाल में जो नीचे है, फिर 3 ईयर पीएसयू का कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड ग्रीन में, फिर 1 ईयर का बैंक का सीडी का रेट देखिए येलो में, और 10 साल का पीएसयू का बॉन्ड यील्ड देखिए फुल लाल में, सब में आपको गिरावट दिख रही है। तो ओवरऑल एक कैपिटल मार्केट के अंदर ये रेट कट ट्रांसमिट हो चुका है, मगर बैंकों से अभी कस्टमर्स को पास नहीं हुआ, क्योंकि बैंक अभी भी डर रहे हैं लेंड करने की। वो बात अलग, वो हम बाद में डील कर लेते हैं। तो अब वो 21 लाख करोड़ का 10.5% इम्पैक्ट था, ऊपर लाइन में लिखा है। तो लेफ्ट में मैंने 4% उसमें निकाल दिया आरबीआई का, तो बचा हुआ कितना 6.5% जो कॉलम में दिख रहा है। अभी यो आत्मनिर्भर का फेज 1 फेज 2 फेज 3 में इन्होंने 6.5%, मगर ब्यूटी क्या है इसमें कि गवर्नमेंट ने 0.8% ही जीडीपी के ऊपर ये पूरा पैकेज का डिसाइड किया। कैसे? मैंने जुगाड़ 1 आपको दिखाया, अब आते हैं जुगाड़ 2 के ऊपर। जुगाड़ 2 में क्या है? 4.5 लाख करोड़ गारंटी के इस्तेमाल, यानी 2.2% ऑफ जीडीपी गारंटी के थ्रू किया। मैंने फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट के बारे में बात करते हुए ये चीज बताया ना आपको कि गारंटी का इस्तेमाल आपको फिस्कल डेफिसिट से बचा सकता है, और इंडिया ने भी उसका भरपूर फायदा उठाया। कारण यही है, बट हमारे लिए और भी बेहतर चीज क्या थी, क्योंकि इसके कारण गवर्नमेंट का रेवेन्यूज बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी ना, क्योंकि अगर वो कंपनी को गारंटी देकर उनकी बिजनेस को, धंधा को कायम रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए जीएसटी और टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ जाती। तो गवर्नमेंट के लिए एक तरफ बिना खर्चा किए हुए उनके आमदनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गारंटी बहुत काम आएगी। तो और 2.2% का हमने अकाउंट कर लिया। सो 10.5 से फर्स्ट 4% आरबीआई का और 2.2% गारंटी का। अब और एक जुगाड़, जुगाड़ नंबर 3 क्या है? ये पेट्रोल की दाम गिर रही थी भयंकर, क्योंकि कोविड के कारण एकदम से डिमांड, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई पूरी वर्ल्ड में। तो पेट्रोल के दाम कहां से $80 से आज $15 के कवर, फिर 20-30 के लेवल पे सेटल होगा। ये भयंकर गिरावट में क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने अपना एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, आपके पेट्रोल के दाम में कुछ गिरावट आने नहीं दिया ना, पूरा का पूरा फायदा उन्होंने। तो करीबन कितना, यानी क्योंकि इस सिनेरियो में हमारे देश में भी रिसेशन है ना, तो नेचुरली पेट्रोल की डिमांड भी घट रही होगी, डीजल और पेट्रोल की। तो 20% डिमांड घटने के बाद भी गवर्नमेंट को 1.73 लाख करोड़ दिख रहा है, 1732 लास्ट बार ऑन द राइट पे, इनकम एक्साइज ड्यूटी के थ्रू मॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बनता है 0.8% ऑफ जीडीपी, तो 0.9% करीब रखिए, 1.7 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने आमदनी बढ़ा दी। यानी जो हमने दिखाया था आपको टैक्स में गिरावट, वो गिरावट और भी ज्यादा होती अगर इन्होंने ये नहीं किया होता। मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक थी और एक जुगाड़। तो फाइनल जुगाड़ क्या था? उन्होंने ये जो बाकी का खर्चा, अभी 20-21 लाख में से 4 लाख निकल गए हैं, कौन सा 8 लाख निकल गए, सॉरी, आरबीआई के थ्रू, तो बाकी बचा 13 में से, और 4.5 लाख करोड़ निकल गए कहां से? गारंटी के थ्रू, राइट। तो बाकी का जो खर्चा है, क्या किया उन्होंने? कैपेक्स में उन्होंने 1.3 लाख करोड़ का कटौती कर दिया, वो एक जुगाड़ था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उन्होंने 6 लाख करोड़, जो कि ऑलरेडी बजट में उन्होंने मिनिस्ट्रीज के लिए प्लान किया था कि आप ये खर्चा कर सकते हो इस साल, वो सबको उन्होंने वापस लेके इस महामारी के लॉकडाउन के कारण जो फाइट चालू है उसके ऊपर लगा दिया। यानी खाली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बजटेड एक्सपेंडिचर को रीअलोकेट कर दिया एज फिस्कल स्टिमुलस। तो ये टेबल में वो समरी है, तो आसानी से पढ़ लीजिए, 1 मिनट में आपको लेके जाता हूँ।
यानी टोटल स्टिमुलस राइट हैंड साइड में जो येलो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और उसका नेक्स्ट में एक्चुअल लाख करोड़ में डिफरेंस है। तो ये आपको ये फिस्कल मैथ आपको पूरी तरह समझा देगा कि टोटल स्टिमुलस 10.5%, उसमें आरबीआई मॉनेटरी ईजिंग 4%, उसको निकाल दिया तो 6.5, उसमें 2.2 गारंटी, उसको भी निकाल दिया तो 4.3। तो उस 4 अंदर उन्होंने 2.9 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कैपिटल को 0.6 काटा है, तो नेट 0.7% आया इन टर्म एक्सपेंडिचर। और रिसीट्स में देखिए रेवेन्यू क्रूड के अलावा उन्होंने कहा 1.9% गिर गया, क्रूड एक्साइज के कारण बढ़ गया 0.9, तो एक्चुअल रेवेन्यू ड्रॉप 1.1। कैपिटल रिसीट में भी उनको पिछले थोड़ा 0.2 मिलेगा, तो 0.9 की इन रिसीट्स पे अच्छी खबर और बुरी खबर, तो 0.9 प्लस 0.7 को ऐड दिया तो 1.6 हमारी फिस्कल डेफिसिट की बढ़ा। तो ये जुगाड़ है कैसे गवर्नमेंट ने इस साल अपने फिस्कल डेफिसिट को 6.2 से ऊपर जाने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की हालत में प्रोटेक्ट करें, तो इसका दिखेगा। तो नेचुरली इसके एक चीज है स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट का, ये दिखा रहे हैं हम, तो स्टेट का भी बढ़ सकता है। तो रेटिंग एजेंसी के लिए सेंटर पर स्टेट को ध्यान रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा, क्या किया था उन्होंने स्टेट्स को वेज एंड मीन एडवांस जो दे रहे थे उसको बोला कि आप 5% तक ही रख सकते हैं, राइट। 5% रिफॉर्म्स दिया तो 3 से 5 जा सकते हैं। तो रिफॉर्म्स को पुश करने के एजेंडा से उन्होंने स्टेट का फिस्कल डेफिसिट को 5 के लेवल पे कैप कर दिया है। तो ऐसी चीज में ओवरऑल इस साल सेंटर पर स्टेट की फिस्कल डेफिसिट फर्स्ट लाइन में आप देखिए 10.5 से 11%, यानी 6.2 प्लस 5 11.7 हो सकता है, मगर अराउंड 10.5 to 11.5 उम्मीद है। और मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेशन ठीक है रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, और आज उसका सपोर्ट मिल गया क्योंकि आज S&P ने कहा कि हम इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो आज की जो अब की जो हालत है उसमें जो करंट रेटिंग है वो प्रोटेक्टेड लग सकता है। और इसका कारण क्या है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन जीडीपी पे आते हैं। तो एक बात देख लीजिए, इस साल 3.2% नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन लेवल अराउंड 3 to 3.5 रहेगी, तो इसलिए हमने फ्लैट नॉमिनल जीडीपी को दिखाया है। तो ऐसी हालत में इस साल नेगेटिव, बट इंडिया में भी वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं और अगले साल में बढ़ा। तो इसमें भी देखिए क्या चीज है, हम अगले साल यानी फोर्थ क्वार्टर 21 इस साल में ही दैट का जीडीपी, नॉट वाई फुल ईयर जीडीपी, दैट क्वार्टर का जीडीपी करीबन 2% के लेवल पे आ सकता है। यानी 2 क्वार्टर अगर रिसेशन नेगेटिव ग्रोथ हो उसके बाद थोड़ा 1.5% का जीडीपी ग्रोथ और फिर 2.5% उस क्वार्टर का, मगर पूरे साल का अगर ले लिए तो कई हमें सिनेरियोस को बिल्ड करना होगा। कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते ना कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो बेस्ट केस, बेस केस, रिस्क केस, 3 केस है। पहला लाइन में देखिए बेस्ट केस में अगर बहुत जबरदस्त रिवाइवल होती है लास्ट 2 क्वार्टर्स में तो फ्लैट इस साल का जीडीपी हो सकता है 0। बेस केस में 1.8% की उम्मीद है। और वर्स्ट केस में अगर ये महामारी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और लॉकडाउन को रेड जोन में और भी बढ़ाने की जरूरत होती है तो इवन 10% नेगेटिव ग्रोथ एक पॉसिबिलिटी है। एक पोर्टफोलियो एलोकेशन जो भी करते हैं उसमें हमें ये सब चीज को हाथ में रख के देखने की बहुत सख्त जरूरत है। तो ये है 3 सिनेरियो जिसके ऊपर आप बिल्ड करते हैं, मगर इसमें इसी लाइन के आप टिके रहिए कि FY22 की बात देखिए, उनसे भी हालत में चाहे इस साल हम 0 को दिखाए या -1.7 या -10, अगले साल उम्मीद है कि हमारी इकोनॉमी 10% तक जीडीपी ग्रोथ दिखा सकती है। तो वी शेप रिकवरी माने ऐसी हो। ये इसका स्ट्रेंथ कहां से आता है? स्ट्रेंथ आता है कि जितना बुरा इस साल होता है उतना उनको अच्छा अगला साल दिखेगा। कारण ये है YOY की मैंने बात करी थी वर्ल्ड की जीडीपी के टर्म में, सेम बात यहाँ पे होती है क्योंकि ये अप्रैल मई जून इस साल इतना खराब है। अगले साल तो हमारी अप्रैल टू मार्च होती है ईयर, तो FY22 का अप्रैल में जून नंबर इतना जबरदस्त दिखेगा बिकॉज ऑफ द बैड क्वार्टर कंपैरिजन। अगला क्वार्टर भी बैड होगा तो उसका वो अगला क्वार्टर भी अच्छा दिखेगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये वी शेप रिकवरी में
मार्केट के बारे में जब आते हैं तो ये बात याद रखिए कि अगले साल की जबरदस्त रिकवरी की उम्मीद है। राइट, तो अब एक मिनट, ये शॉर्ट टर्म FY21 FY22 को बात कर ली, मगर इकोनॉमी की बात हम ऐसी चीज के ऊपर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है शेयर बाजार में ना। तो शेयर बाजार की हालत ये शॉर्ट टर्म आउटलुक के ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि वही कुछ लोग सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि ये डिस्कनेक्टेड है, इकोनॉमी की आउटलुक डाउन टर्न है, मार्केट बढ़ रही है, आज गिरावट आई थी मगर कल तक तो जबरदस्त बढ़ रही थी, तो ये क्या डिस्कनेक्ट है? अरे ये डिस्कनेक्ट नहीं, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हर मार्केट में जो निवेश कर रहा है उसका यही आउटलुक कि 3 महीने 6 महीने और इस साल के अंदर क्या होना है इकोनॉमी में, और मैं पैसा यहाँ डालूंगा और 1 साल में निकालूंगा। बिल्कुल नहीं भैया, मार्केट के अंदर कई तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सबके पास ढेर सारा पैसा होता है। एक डे ट्रेडर होता है जो रोज ट्रेडिंग करता है, एक हेज फंड होता है जो एक दिन से लेकर 1 साल तक 3 साल तक वो ट्रेड करता है, लेवरेज करके ट्रेड करता है प्रॉफिट बनाने के लिए। फिर म्यूचुअल फंड हमारी तरह होती है जो 3 से 5 साल की एवरेज टाइम फ्रेम लेके निवेश करती है। फिर होता है पेंशन फंड जो के से 30 साल तक की लॉन्ग टर्म ट्रेंड लेके इन्वेस्ट करती है। फिर इंश्योरेंस कंपनीज की भी ऐसी ट्रेंड होती है। फिर सॉवरेन वेल्थ फंड होती है जिनको कुछ टाइम फ्रेम मन में नहीं है, क्योंकि वो देश का पैसा लगा रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म में उनको डिविडेंड आना चाहिए एक ग्रोइंग कंट्री से। मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ऐसे रेंज ऑफ टाइम फ्रेम्स होते हैं इन्वेस्टर्स के सामने, और हर व्यक्ति लोकल जो सिचुएशन है अपने हिसाब से अपने टाइम फ्रेम के माफिक कंपेयर करके देखता है ना। ये बहुत जरूरी बात आपको याद रखनी चाहिए। करेक्ट? अपनी टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर वो कहता है कि मैं ये कंपनी को खरीदूंगा, उसकी अगले क्वार्टर बहुत खराब है, शायद उसका अगले क्वार्टर भी खराब है, मगर उसकी सोच होगी कि क्या ये कंपनी ये क्राइसिस को ढाल कर सरवाइव कर पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सर्वाइव होने के बाद जो क्षेत्र में है, जो सेक्टर में है, क्या उधर इसकी ग्रोथ हो सकती है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आज मार्केट के लोग इसके नियर टर्म आउटलुक के कारण इसको बेच रहे हैं, तो क्या मेरे लिए ये सस्ते में मिल रही है? यानी गार्प की फिलॉसफी होती है, ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ऐसे है, मैंने पहले ही स्लाइड में आपको क्या बताया था, पहले 2-3 स्लाइड के अंदर, हर सेक्टर में ऐसी कंपनियां हैं जो एक्चुअली क्राइसिस का लाभ भी उठा रही हैं। तो एक निवेशक के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज है कि कुछ सेक्टर वो समझता है कि ये बहुत देर लगेंगे तो मैं नहीं छूऊंगा, कुछ सेक्टर्स हो सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में बैड है तो लॉन्ग टर्म में बेटर है, तो आज मैं खरीदूंगा क्योंकि वो सेक्टर का वैल्यूएशन गिर गया, राइट? और सेक्टर के अंदर भी कंपनी चुन सकता हूं क्योंकि सब लोग कंपनीज को स्टडी करते हैं। तो एक मीडियम टर्म आउटलुक बनाना जरूरी है हमें भी, क्योंकि आप लोग ज्यादातर म्यूचुअल फंड सीईओ से बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी आपका पैसा 3 से 5 साल में इन्वेस्ट कर रही है, तो मुझे देखना चाहिए कि मुझको 3 के 5 साल में क्या मिल रहा है खरीदने के लिए। दूसरी चीज, आज दाम कौन सी बढ़ेगी, जहां लॉन्ग टर्म निवेशक आज खरीदारी कर रहा है उसका दाम आज ही बढ़ने लगा है, तो मेरे को भी जल्दी से जल्द उसको खरीदने की जरूरत है। तो अगर मैं उनकी मीडियम टर्म आउटलुक को समझूं तभी मैं भी अपना खरीदारी शुरू कर सकता हूं ना। तो मेरे रिसर्च के लिए भी मीडियम टर्म आउटलुक जरूरी है, मगर सभी निवेशकों के लिए मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स इंडिया को कैसे देख रहे हैं, कौन से सेक्टर को सपोर्ट करके खरीदारी कर रहे हैं आज और खरीदारी करेंगे कल, और कौन से सेक्टर में वो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसी बात में स्ट्रक्चरल पॉजिटिव इंडिया के लिए बहुत बहुत मौजूद है। तो शुरू करते हैं, और ये स्ट्रक्चरल पॉजिटिव हमारे देश के लिए चीन के साथ कंपैरिजन से ही उठती है। तो चीन को देखना हमारे देश के माफिक बहुत जरूरी है। कारण इसका यह भी है कि पूरी दुनिया के लिए चीन आज एक मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है, तो दुनिया के लोग मैन्युफैक्चरर्स भी अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो चाइना को कर रहे थे, तो चाइना ही बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है इस वर्ल्ड को एज ए सप्लायर कंट्री। तो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए चीन से है,
तो उस स्थिति को हमें स्टडी करने की जरूरत है, और इंडिया को उसकी कंपैरिजन के साथ। तो पहली चीज क्या है, चाइना का लेबर सप्लाई गिरने लगा है। कब से? 2017 से। तो इस ग्राफ में बीच में देखिए एक डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, वो डॉटेड लाइन है 2017 वाला साल, और वो ब्लू लाइन जो लेबर सप्लाई का लाइन है, आप देख रहे हैं 2017 से चाइना का लेबर सप्लाई गिरने लगा है। क्या कारण है कि इसे गिरने लगा? क्योंकि न्यू चाइल्ड प्रोडक्शन कम हो गई ना। न्यू चाइल्ड प्रोडक्शन कम हो गई क्योंकि वन फैमिली वन चाइल्ड का पॉलिसी चाइना ने इस्तेमाल किया और जबरदस्त इंप्लीमेंट भी किया, क्योंकि वो एक डिक्टेटर कंट्री है। तो ऐसी हालत में उनकी गिरावट कितना होगी बताए? 2017 से 2027 तक, इन 10 सालों में, इन 10 सालों में चाइना बॉटम मोस्ट लाइन में देखिए 21 मिलियन लोग की कमती। 21 मिलियन लोग उनके वर्कफोर्स के बाहर, यानी उनकी उम्र 65-70 के ऊपर हो रही है, ताकि वो काम नहीं कर पाएंगे। तो 21 मिलियन पीपल की शॉर्टफॉल कौन पूरा करेगा? एकदम टॉप पे आइए, कौन है? इंडिया। यही 10 साल के टाइम फ्रेम में इंडिया में 116 मिलियन लोग जुड़ने वाले हैं। वहां पे 21 मिलियन की गिरावट, यहाँ पे 116 की बढ़त, और बाकी कोई भी देश के पास हमारे करीब की नंबर भी नहीं है। इंडोनेशिया का है 19 और फिलीपींस का है 11, राइट। तो ये बहुत जबरदस्त एडवांटेज है कि इंडिया के पास लेबर सप्लाई है। अब क्या इंडिया का ग्राफ भी चाइना की तरह गिरने वाला है? बिल्कुल, मगर कब? तो यहाँ लाल में चीन का लाइन है, तो इंडिया का ब्लू में है। तो इंडिया की गिरावट कौन सी साल में शुरू होती है? डॉटेड लाइन देखिए बीच में, 2050। यानी इंडिया की गिरावट 2050 से शुरू होगी। माने कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में जाके अपना कारखाना सेटअप करती है तो 30 साल के लिए उसको कोई भी प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं है कि मेरे को कभी पड़ेगी लेबर सप्लाई की। तो एक 30 इयर्स के लिए इंडिया का स्ट्रक्चरल लेबर सप्लाई का बूस्ट है। तो पहली एडवांटेज लेबर सप्लाई, सेकंड लॉन्गेविटी ऑफ लेबर सप्लाई, तीसरी क्वालिटी ऑफ लेबर सप्लाई। बेसिक स्किल्स लीजिए, मॉडरेट स्किल्स लीजिए, एडवांस स्किल्स लीजिए, किसी भी क्षेत्र में बाकी देश के माफिक हमारे पास कई गुना ज्यादा लोगों का भंडार है। तो कोई भी तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, बेसिक टेलरिंग वाली जॉब से लेके एडवांस्ड फार्मा वाली, साइंटिस्ट वाली जॉब, उसके लिए हमारे पास लेबर रेडी एंड तैयार है। चौथी एडवांटेज क्या है? लेबर की कॉस्ट। चाइना का पर कैपिटा जीडीपी आज $10,000 के करीब है और हमारा है $2,000 के करीब। यानी पर कैपिटा जीडीपी माने पर कैपिटा इनकम माने पर कैपिटा वेज कॉस्ट। तो समझे कि अमेरिका से कोई अगर आज चाइना में कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, आईफोन मैन्युफैक्चर करके फिर चाइना से इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, आज उसको 5 गुना सस्ते में वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। समझे कि बाकी सब चीज इक्वल रहे तो 5 टाइम्स कॉस्ट एडवांटेज क्यों कमा लेगा वो? तो ये कॉस्ट एडवांटेज एक सुपर कॉस्ट एडवांटेज है इंडिया के हाथ में। और जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, अमेरिका में पर कैपिटा लेबर का कॉस्ट आज $60,000 है। कितना? 60,000। तो वो 60,000 रुपए, ये 10,000 रुपए और हम 2,000 रुपए। तो ये कॉस्ट एडवांटेज का भरपूर फायदा हमें जरूर मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी का साइज क्या है? टोटल चाइना का एक्सपोर्ट में से करीबन 350 से 550 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बाहर देशों में शिफ्ट होने वाला है, ये उम्मीद है। तो एवरेज ले लेते हैं 400 बिलियन उसका। और आज की स्थिति, क्योंकि कई देश के प्रिपेयर्डनेस, लेबर सप्लाई अलग अलग स्थिति में है, आज वियतनाम अव्वल नंबर पे है 140 मिलियन इस बिजनेस को अपने आप लेने के लिए, और सेकंड रैंक पे है इंडिया विद 69 बिलियन। और जैसे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्टडी करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि अगले 5 साल में हम अव्वल नंबर पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरली इंडिया में मेक इन इंडिया की प्रोग्राम जो मोदी ने शुरू की थे
उसका असर दिख रहा है, उसका ये चाइना अपॉर्चुनिटी उसके लिए रेडी है, और कैपेक्स साइकिल को शुरू करने के लिए इंपेरेटिव है टू कैपिटलाइज ऑन। क्यों? हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जरूरत है ना, अगर फैक्ट्रीज को यहाँ खोलना है, तो ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए ये स्लाइड में देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपने फिजिकल डिफिसिट के स्लाइड में देखा होगा ना, एक तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो यहाँ पे जस्ट देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट देखिए, पहली लाइन बस खाली पढ़ेंगे, बाकी दो आपको टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, मैं खाली एक लाइन को डिस्क्राइब करूंगा। आईएमएफ का डेफिनेशन है कि अगर 1 रुपया रेवेन्यू में खर्चा होगा तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आधा में पहुंचेगा 4 या 5 क्वार्टर्स के बाद। यानी अगर आज नरेगा में गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा किया, उसका असर 5 क्वार्टर्स तक रहेगा, उसके बाद गिर जाएगा। Whereas 1 रुपया उन्होंने कैपेक्स पे लिया, यानी रोड लगाने पे, एयरपोर्ट पे, कुछ भी कैपिटल, तो वहां पे उसका इफेक्ट इकोनॉमिक के ऊपर, नौकरियों, इनकम, आमदनी, टैक्सेशन फॉर द गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, उसका इफेक्ट 16 क्वार्टर तक परसिस्ट करता है। तो आप समझ रहे हैं ये कैपेक्स का इंपॉर्टेंस क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। तो इस साल क्या हुआ बजट के अंदर, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जितना कैपेक्स का एस्टिमेट किया था उतना खर्चा कर दिया, पर इस साल अभी उसको कटवा रहे हैं अपने बजटरी प्रॉमिस के साथ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी। क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कोविड के कारण। तो ये कैपेक्स का प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट की सोच, ये 21 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट, राइट, मैं क्यों बार उसके बाद आ रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत रिफॉर्म्स, तो अभी रिफॉर्म्स के आ रहे हैं, क्योंकि ये चाइना अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए और कैपेक्स एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो कौन खर्चा करेगा? इधर प्राइवेट सेक्टर को खर्चा करना चाहिए या फॉरेन से पैसा आके इसकी खर्चा होनी चाहिए। तो इसको सपोर्ट करने के लिए रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। तो रेटिंग एजेंसीज भी, नीचे लाइन देखिए, सच टाइम्स में फिस्कल रोड मैप एक तरफ, इंटेंट टू रिफॉर्म उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिफॉर्म्स जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ये सब इधर लिखा है। फर्स्ट लाइन पढ़िए, इंडिया हैज चोजन नॉट टू वेस्ट द क्राइसिस। तो मोदी जी ने क्या किया, 21 लाख करोड़ के प्रोग्राम में कुछ ज्यादा रेवेन्यू में बूस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा नहीं किया, कुछ नहीं किया, जुगाड़ मैंने आपको बता दिया, मगर एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत स्मार्टली उन्होंने इस मुश्किल वक्त में, जबकि अपोजिशन की सोच है माइग्रेंट लेबर के ऊपर पैसा सबको दे दो, इन्होंने जाके कठिन रिफॉर्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये एक मेन कारण है कि आज एसएनपी ने इंडिया को डाउनग्रेड नहीं किया, क्योंकि इस मौके पर गवर्नमेंट ने कई ऐसे रिफॉर्म्स किए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? कुछ साल पहले हमने ये स्लाइड किया था, है लेफ्ट राइट बॉटम अप, लेफ्ट में है लेस लाइकली रिफॉर्म, यानी जो मुश्किल लगते हैं, राइट में मोर लाइकली, यानी जो आसान लगते हैं। हाई टॉप और बॉटम में हाई इंपैक्ट, लो इंपैक्ट। हाई इंपैक्ट माने उसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसमें हमें जान दो आप टॉप लेफ्ट वाली नंबर में, यानी जो हाई इंपैक्ट है मगर लेस लाइकली। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, अपोजिशन अपोज करेगी या सुप्रीम कोर्ट अपोज करेगी, बहुत मुश्किल चीज है। तो ये जो लेस लाइकली चीज हम समझ रहे थे, देखिए इस मुश्किल के वक्त में उस लेस लाइकली चीज को गवर्नमेंट ने आज इंप्लीमेंट कर दिया। कौन से? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, फॉरेन सॉवरेन बॉन्ड इंश्योरेंस, बाद में आता हूं मैं, फिर कोल माइनिंग रिफॉर्म, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पुश, तो ये मैं मानता हूं कि मोदी जी ने सही वक्त पर, क्योंकि माहौल इतना खराब था तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई ऑपोजिशन नहीं होगा, उन्होंने लेस लाइकली रिफॉर्म को घुसा दिया है, और ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और इसका एक एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स जो चाइना में बहुत होती थी ना, सैमसंग, एप्पल का, हमने पहले से ही उसको स्नैच करने के लिए कुछ डिसीजंस अनाउंस किए थे, बाद में बताता हूँ क्या थे वो। मगर उसके कारण हमारी इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में से जो कंपोनेंट्स उधर से इंपोर्ट होते थे वो अब इधर बनने लगे और हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो एक तरफ देखिए टॉप ब्लैक लाइन हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ और नीचे ब्लू लाइन इंपोर्ट की कटौती। तो करीबन 30% हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ रही थी, यानी हमारी मेक इन इंडिया प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा चल रहा था। मगर कोविड के कारण एक्सपोर्ट एकदम गिर गई। देख रहे हो लास्ट में, तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है अभी,
कुछ एक हफ्ते पहले $6.7 बिलियन प्लान जस्ट टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के जरिए करीबन 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ की स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स इंडिया में बनने की सपोर्ट देगी। तो मैं देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट की कोशिश इस क्राइसिस के अंदर है पूरी कैपेक्स प्रोग्राम के ऊपर, राइट। बट कैपेक्स को फाइनेंस करने के लिए फॉरेन फाइनेंसिंग क्रिटिकल है। इंडिया को एफडीआई मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर साल 2001 से लेकर $बिलियन में हमारी एफडीआई हर साल बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। 2019 में 62 बिलियन और पिछले साल में 71 बिलियन पैसा तो आया। प्रॉब्लम क्या है कि ये पैसा काफी नहीं है, वन। सेकंड, ये आ रहा है स्विगी, जोमेटो, पेटीएम ऐसे कंपनियों में, और रियल कारखाने में उतना नहीं आ रहा है। और इंडिया में ग्लोबल शेयर अब देखें तो 0.5% के नीचे थे 2000 में, आज 3.5% के करीब हमें वर्ल्ड में एफडीआई मिल रहा है, यानी लार्जेस्ट शेयर सिंगल कंट्री का हमारा रहा है। तो इंडिया ऑलरेडी एक मैग्नेट है, मगर ये काफी नहीं है, इसको और जबरदस्त 3.5% से 10% के लेवल में जंप करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है इसके लिए। तो फर्स्ट चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग, ऐसे चीजों के ऊपर जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किया है, इसके कारण पिछले 5 साल में इंडिया ने करीबन 80 रैंक की छलांग लगाई है, विच इज द बेस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज। देख रहे हैं आप, बाकी देश के माफिक हमारा 79 रैंक्स, यानी 5 साल पहले से आज कंपेयर करें, कोई मैन्युफैक्चरर तब देखेगा और इंडिया को करेगा खराब कंट्री है, आज देख रहा है कि 79 रैंक का इंप्रूवमेंट आ गया, और इंप्रूवमेंट की जगह है और इंप्रूवमेंट हो रहा है और हो सकता है, मगर ऑलरेडी हम बहुत इंप्रूव्ड है। इसके बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट फॉर अ कंपनी, कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें जैसे मैंने कहा ना, पिछले सितंबर में 20 साल के बाद हमने 35% से हमारा टैक्स रेट को घटा दिया फाइनली। whereas हमारे कंपीटिंग कंट्रीज देखिए, ऑलरेडी उन्होंने जबरदस्त कटवा दिया अपने टैक्स को टू मेक अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन मैन्युफैक्चरर। अब हमने ना ही एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 25% इसको गिरा दिया, मगर 17% पे नए कंपनी के लिए हमने टैक्स को घटा दिया। और ये वर्ल्ड के कंपैरिजन में सिंगापुर हमारे करीब है, पोलैंड ज्यादा, बाकी देश सब उससे ज्यादा है। यानी आज वर्ल्ड में फॉर फॉरेन कंट्री मैन्युफैक्चरर टू कम एंड सेट अप कैपेसिटी हियर, हमारी टैक्स रेट वर्ल्ड में बेस्ट टैक्स रेट्स हैं। तो आने वाले दिन में ये एफडीआई जो आज 3.5% और 71 बिलियन में है, शायद 200 बिलियन और 10-15% में बढ़ने की उम्मीद हम रख सकते हैं। उसके अलावा बजट में उन्होंने बहुत बड़ा और एडवांटेजेस लिया, एक बॉन्ड इंडेक्स के बारे में, पर बीच में देखिए सॉवरेन SWF देख रहे हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड को पूरा 100% टैक्स माफ, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन में, अगर वो 3 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव। फिर डीडीटी को रिमूव कर दिया, एफआई के लिए पॉजिटिव है, मगर इसके साथ पेंशन फंड के लिए भी पॉजिटिव है और एफडीआई के लिए भी। क्यों? कोई भी एफडीआई यानी एक फैक्ट्री आके यहाँ लगाता है तो पैसा वापस कैसे ले सकता है? हर साल प्रॉफिट में से डिविडेंड वापस अपने देश में ले जा सकता है। अगर आप डीडीटी लगाते हैं तो आप उसके प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हैं, तो नेचुरली ये अनअट्रैक्टिव है फॉर फॉरेन मैन्युफैक्चरर। तो डीडीटी का रिमूवल का मेन रीजन था टू मेक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और भी प्रॉफिटेबल फॉर द फॉरेनर। तो ये सब जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किया है, ये एफडीआई के लिए खुला कर दिया है। Thus, India has become among the most attractive countries for foreign investment in infrastructure and manufacturing. Right? तो naturally आप summarize करेंगे तो India has become the most attractive. एक तरफ financial blue में financial attractiveness, लाल में people skills और green में business environment. ये तीनों को जोड़ेंगे तो already India is looking the most attractive globally. तो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन को, आज ये फेज 1 है, इसको खत्म करता हूं। जैसे मैंने समरी में बताया था आपको, ये है हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में वेबिनार। तो अगला फेज 2 वाला वेबिनार जो है शेयर बाजार के ऊपर, हम बहुत जल्द आपको लाएंगे वापस और एक सेशन में हम बताएंगे आपको, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज इसको सुनने के लिए और देखने के लिए। ये YouTube में और बाकी चीज में अपलोड भी हो जाएगी, आप
शांत से, धीरज से इसको बाद में भी देख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स जिन्होंने आज देखा नहीं, वक्त नहीं मिला, बिजी रहे, उनको भी हम लिंक प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब। आप अपने टाइम पे इसको धीरे पढ़ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस है जो आप हमारे वेबसाइट में हमको पोस्ट कर सकते हैं, हम रिप्लाई भी देंगे। और बहुत ही जल्द मैं अगला इसका फेज जो है मार्केट्स, उसके बारे में मैं वेबिनार का डेट आपको हम एडवर्टाइज करेंगे और बताएंगे, और जरूर आप उसमें भी आके इस जानकारी को लेकर हम उसको आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये करीबन कुछ ज्यादा टाइम नहीं होगा, 3-4 दिन अगले हफ्ते के फर्स्ट फ्यू डेज में हम इसको इंट्रोड्यूस मार्केट्स के ऊपर हम बात करेंगे उस दिन। राइट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इस पीरियड में। प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ in all your endeavors. Thank you very, very much, and all the very best. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.